अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना है क्रोमोसोमल चेंजेस और इसमें हम स्टडी करेंगे चेंजेस इन नंबर एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल नंबर में जो चेंजेस आ रही हैं उसको हम डिटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास टेक्निक है कैरियोटाइपिंग। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे मेटाफेज क्रोमोसोम्स की, उनको एग्जामिन करेंगे, फोटोग्राफ करेंगे। तो इस टेक्निक को हम नाम देंगे कैरियोटाइपिंग का। ठीक है, अब इसका कंप्लीट प्रोसीजर किस तरह से कि हम जिस भी पर्सन के हमने क्रोमोसोमल चेंजेस डिटर्मिन करनी है उसका ब्लड सैंपल लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड लेंगे, या फिर अगर हमने फीटस के अंदर क्रोमोसोमल चेंजेस को डिटर्मिन करना है तो हम अम्बिलिकल वेन्स, यानी वो वाली वेन्स है जो फीटस से अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मदर की आगे हार्ट तक लेके जा रही हैं। तो अम्बिलिकल वेन जो है वो उनसे हम ब्लड लेंगे। अगर फीटस से हमने क्रोमोसोमल चेंज डिटर्मिन करनी है, उनको हम कल्चर करेंगे कैसे मीडियम में, जो वाइट ब्लड सेल्स की डिवीजन को प्रमोट करेंगे। जब वाइट ब्लड सेल्स जो है वो एक्टिवली डिवाइड करेंगे, इन्हीं वाइट ब्लड सेल्स को हम किल करेंगे, अप्लाई करेंगे स्लाइड के ऊपर और इनको स्टेन करेंगे। और ये जो स्टेन्ड मेटाफेज क्रोमोसोम्स होंगे इनको फिर हम एनालाइज करेंगे किसी भी कंप्यूटर की हेल्प की मदद से, कोई भी जो टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जो कैरियोटाइपिक टेक्निक है, जैसे हम कह रहे हैं, इसको हम यूज़ करते हैं चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर को डिटर्मिन करने के लिए, और इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज है उसको डिटर्मिन करने के लिए। और इसको दोनों फिटस के अंदर भी क्रोमोसोम चेंजेस को डिटर्मिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट नेटल इंडिविजुअल्स यानी अडल्ट इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर भी हम क्रोमोसोमल चेंजेस को डिटर्मिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बार बॉडीज़ के नंबर को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो चीक एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ से हम सेल्स को लेंगे, स्क्रैप करेंगे। और इसके अलावा अब हमें पता है बार बॉडी क्या होती है, एक फीमेल है, फीमेल के अंदर हमें पता है 2x क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो हर सेल के अंदर इनएक्टिव हो जाता है, यानी हेट्रोक्रोमेटिक बन जाता है। इसको हम नाम देते हैं बार बॉडी का। यानी कि नॉर्मल फीमेल के अंदर जब हम एक सेल को गाल के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसको हम जब स्टेन करके देखेंगे तो हमें एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी या एक बार बॉडी जो है वो नज़र आएगी। इसका मतलब है फीमेल जो है वो नॉर्मल है, उसमें क्रोमोसोमल चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक की जगह हमें 2 बार बॉडीज नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है वो तो ट्रिपल एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। या फिर इवन कोई भी बार बॉडी नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है फिर भी सिंगल एक्स क्रोमोसोम है। तो वहाँ से हम फीमेल के अंदर जो है वो बार बॉडीज़ की जो नंबर है उनको डिटर्मिन करने के बाद हम देख सकते हैं कि फ़ीमेल नॉर्मल है या उसमें क्रोमोसोमल चेंजेस प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हमने मेल में लेना है तो मेल में एक्स वाई होता है और मेल में एक्स क्रोमोसोम कभी भी हेट्रोक्रोमेटिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो हाई सिंगल तो इसने तो एक्सप्रेस होना ही है। तो मेल के अंदर कोई भी बार बॉडी हमें नज़र नहीं आएगी अगर वो नॉर्मल है तो। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रोमोसोमल चेंजेस में आते हैं हमारे पास 2 टाइप्स, चेंजेस इन नंबर और चेंजेस इन स्ट्रक्चर। नंबर पे चेंजेस में देखें तो हमारे पास 2 कंडीशंस है, मोनोजोमी और ट्राइजोमी। इसी तरह स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमारे पास है ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन और एडिशन। तो सबसे पहले चेंजेस इन नंबर को देखते हैं। चेंजेस इन नंबर को ही हम बोलते हैं एन्यूप्लाइडी। ठीक है, तो एन्यूप्लाइडी मतलब कि एक क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस है, ट्राइजोमी या मोनोजोमी। जैसे ट्राई मतलब 3, तो जब ट्राइजोमी होगी तो ये इस तरह की कंडीशन है कि हमारे पास एक नॉर्मल सेट होता है डिप्लॉयड, तो यहाँ पे नॉर्मल सेट के अंदर पे एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइजोमी। ठीक है, अब अगर देख लें इसके केसेस तो ये हो सकता है कि नॉर्मल जो 2n है उसके साथ हमारे पास, अब देखें जैसे हमारे पास हमें पता है 21 प्लस एक्स या वाई, इस तरह का सेट होता है हमारे पास नॉर्मल डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइजोमी के अंदर क्या होगा, ये जो एक्स वाई हो सकता है यहाँ पे डबल एक्स वाई हो जाए, अगर फीमेल का कैसा तो हो सकता है यहाँ पे ट्रिपल एक्स हो जाए। तो ठीक है, इस तरह की कंडीशन जब होगी तो इसको हम नाम देंगे मोनोजोमी का, सॉरी इसको नाम देंगे हम ट्राइजोमी का। अब अगर हम मोनोजोमी देखें तो मोनोजोमी में क्या होगा, ऑफ कोर्स 1 जो क्रोमोसोम है वो कम होगा, तो हमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स के सेट के अंदर एक क्रोमोसोम कम नज़र आएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फीमेल में देखें तो हमारे पास फिर एक्स ओ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास डाउन सिंड्रोम की। सिंड्रोम हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डिजीज़ को, यानी सिंड्रोम में हमें काफ़ी सारी कंडीशन जो है वो नज़र आती हैं। तो डाउन सिंड्रोम है, इसकी सिम्टम्स क्या है हमारे पास, इसकी यहाँ पे सिम्टम्स हैं, एक तो जो बेबी है उसका जो स्टेचर है वो शॉर्ट होगा, यानी कि कद वगैरह उसका जो है वो शॉर्ट होगा, उसके हैंड्स जो है वो ब्रॉड होंगे।
ठीक है, उसका जो ब्रेन का साइज़ है वो हमें शॉर्ट नज़र आएगा और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होगी और ज़्यादातर केसेस वो मेंटली रिटार्डेड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिम्टम्स डाउन सिंड्रोम की और ये हो रहा है मोनोजोमी की वजह से। अब यहाँ पे डाउन सिंड्रोम या फिर मोनोजोमी का चांस कहाँ पे ज़्यादा होता है, किन चाइल्ड्स में? तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हमारे पास, एक तो है पैटर्नल एज और दूसरी है मैटरनल एज। और ज़्यादातर ये मैटरनल एज पे डिपेंड करता है कि मदर की एज कितनी है तो उसमें कितना चांस होगा डाउन सिंड्रोम चाइल्ड का। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मदर की एज है हमारे पास 15 टू 19 ईयर्स के दरमियान, तो वहाँ पे तो डाउन सिंड्रोम का बिल्कुल भी चांस नहीं है। लेकिन अगर यही एज हमारे पास है 35 टू 39 ईयर्स के दरमियान, तो यहाँ पे जो चांस है वो 7 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह जब मदर की एज आती है 40 टू 45 ईयर्स के बिटवीन, तो यहाँ पे जो चांस है डाउन सिंड्रोम चाइल्ड का, रिस्क जो है हमारे पास 20 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो मैटरनल एज पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं डायग्रामेटिकली कि मोनोजोमी या ट्राइजोमी किस तरह से हो रही है, मियोसिस में कौन से एरर्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मियोसिस 1 देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हो नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब कि क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं करते, सेपरेट नहीं करते, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नॉन डिसजंक्शन का। जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ऑफ कोर्स बाकी ऑटोजोमल क्रोमोसोम सिर्फ प्रेजेंट है, हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक्स और वाई को देख रहे हैं। तो मियोसिस 1 या फिर एनाफेज 1 के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक सेल के अंदर ही या एक गैमीट के अंदर ही दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम जा चुके हैं और दूसरा जो है हमारे पास न्यूलोगैमीट आ चुका है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स तो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं दोनों के अंदर, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक के अंदर दोनों जा चुके हैं और दूसरे के अंदर कोई भी नहीं है। तो इस तरह नेक्स्ट मियोसिस 2 के बाद 2 न्यूलोगैमीट्स बन जाएंगे मेल में। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मियोसिस 2 के बाद यहाँ पे जो है ये भी एबनॉर्मल, इनमें एक्स वाई, हालांकि यहाँ तो सिर्फ एक्स होना चाहिए या सिर्फ वाई होना चाहिए। तो इस तरह जब ये वाला इनमें से कोई भी गैमीट नॉर्मल गैमीट को फर्टिलाइज करेगा तो हमारे पास कंडीशन आएगी 2n+1 यानी ट्राइजोमी आ जाएगी। इसी तरह अगर इनमें से कोई गैमीट जो है वो नॉर्मल गैमीट को फर्टिलाइज करेगा तो हमारे पास कंडीशन आएगी 2n-1 वाली। इसी तरह मियोसिस 2 के केस में भी देखते हैं कि मियोसिस 2 के केस में भी जो है वह नॉन डिसफंक्शन जो है वो हो सकती है। जैसे मियोसिस 1 के बाद अब यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मली ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, नॉर्मली सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब मियोसिस 2 हो रही है तो यहाँ पे तो 2 गैमीट्स जो है वो नॉर्मली बन रहे हैं। ठीक है, दोनों के अंदर सिंगल वाई ही जा रहा है, लेकिन जब एक्स कंटेनिंग गैमीट्स जो है वो यहाँ पे जो है वो ठीक से क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे, तो एक गैमीट के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम चले गए और दूसरा जो है वो हमारे पास न्यूलो गैमीट आ गया। तो अब यहाँ पे नॉर्मल गैमीट्स है, ये जब किसी भी नॉर्मल दूसरे गैमीट को फर्टिलाइज करेंगे तो नॉर्मल चाइल्ड ही होगा नेक्स्ट, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन ही रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब ये जब फर्टिलाइज करेगा तो हमारे पास कंडीशन आएगी 2n-1 यानी कि मोनोजोमी, और जब ये फर्टिलाइज करेगा तो 2n+1 यानी कि ट्राइजोमी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमारे पास आती हैं ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन, एडिशन और डिलीशन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है अपनी जगह तब्दील कर लेना, यानी कि जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान या नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान जब यहाँ पे जेनेटिक ट्रांसफ़र होगा तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। जैसे अब ये एक दूसरे के लिए क्या है, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स या होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स है, लेकिन ब्रेक कहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे ब्रेक आ रही है और दूसरी ब्रेक यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ब्रेक के बाद क्या होगा कि अपने सेगमेंट्स जो है ये एक्सचेंज कर लेंगे। तो जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान जो सेगमेंट्स एक्सचेंज होंगे तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ट्रांसलोकेशन का। अब क्योंकि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही एक्सचेंज हो रहा है तो इसलिए ट्रांसलोकेशन का जो रिज़ल्ट है, जो इफ़ेक्ट्स है, इतने ज़्यादा ये हार्मफुल नहीं होते हमारे पास। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है भी जहाँ पे ये हार्मफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रांसफ़र हो रहा है क्रोमोसोम नंबर 21 और 14 के दरमियान, तो यहाँ पे फिर से डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन जो है वो पैदा हो जाएंगी, तो इसको हम नाम देंगे ट्रांसलोकेशन डाउन का, क्योंकि ये जो डिजीज़ हो रही है या सिंड्रोम हो रहा है ये हमारे पास ट्रांसलोकेशन प्रोसेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी इस तरह के केसेस हैं जहाँ पे ट्रांसलोकेशन की वजह से जो नेक्स्ट चाइल्ड है उसमें कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास प्रोसेस है इन्वर्जन का।
तो इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन में इतना ही डिफरेंस है कि इन्वर्जन में क्या हो रहा है, एक ही क्रोमेटिड के सेगमेंट जो है वो ब्रेक होके आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ब्रेक हो रहे हैं और ब्रेक होने के बाद जो है वो अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वर्जन का भी जो इफेक्ट है वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होता, बल्कि बिल्कुल भी जो है वो हमें इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में नहीं आता, क्योंकि सेम ही क्रोमेटिड जो है उसी पे ही जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी रिवर्स हो रही है, जीन्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डिलीशन। तो डिलीशन में क्या हो रहा है, एक ही क्रोमेटिड में 2 ब्रेक्स आ रही हैं यहाँ पे, और 2 ब्रेक्स के बाद एक जो सेगमेंट है वो लॉस हो रहा है और जो बाकी 2 सेगमेंट्स वो आपस में रीजॉइन कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी सारे, अब क्या पता इस सेगमेंट के ऊपर कितने जीन्स रिजाइड कर रहे हैं, तो जब इतने सारे जीन्स ही लूज हो जाएंगे इसका मतलब है इन जीन्स से जो नेक्स्ट प्रोटीन बनी थी पहले ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए के बाद जब प्रोटीन बनी थी तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो जब प्रोटीन नहीं बनेगी इसका मतलब है कि डिलीशन के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं और बाज़ औक़ात डेट्रीमेंटल मतलब कि फेटल भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डुप्लीकेशन म्यूटेशन। तो डुप्लीकेशन में ऑफ कोर्स क्या होगा, जीन्स के कुछ जो सेगमेंट्स होंगे वो जीन्स के क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट्स होंगे वो डुप्लीकेट कर जाएंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेशन का जो इफेक्ट है वो कभी भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, बल्कि सम टाइम्स क्या होता है डुप्लीकेशन जो होती है वो हमारे लिए जो होती है वो बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये तो जस्ट एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं जीन्स की, ठीक है। डीएनए के एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं, तो इस वजह से इसका कोई भी आफ्टर इफेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे डिलीशन को अगेन से यहाँ पे इसके एक एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं कि डिलीशन में क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो डिलीशन है ये अगर हमारे पास आ रही है क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर, तो क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर डिलीशन आने से हमारे पास एक डिजीज़ पैदा होती है बच्चे के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं क्राई डू कैट। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड है उसकी कैट लाइक क्राई हमें नज़र आती है। इसके अलावा कैट लाइक क्राई के अलावा वो भी मेंटली रिटार्डेड होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है और ज़्यादातर टाइम में ये इस तरह का अगर केस हो तो जो चाइल्ड है वो अबॉर्ट ही हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारे पास के जो चाइल्ड है वो मेंटली रिटार्डेड होगा, इसके अलावा उसकी वाइड सेट आइज़, यानी कि उसके फेस पे जो आइज़ हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आइज़ जो है वो दूर दूर हमें नज़र आएंगी। अगर तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।